नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज है 2 जून। हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, दोनों अपने एक रिलेटेड पेपर है, बेसिक के साथ पढ़ेंगे। पहला आर्टिकल है कि ओलंपिक महाशक्ति बनने जा रहा है, तो 2027 में भारत इसका मेज़बानी करेगा। उसी के रिलेटेड में बोला कि अगर भारत 2037 में जाता, कि अभी 20 की और 24 की ओलंपिक की बात की जाए, उसी कंपेयर में आर्टिकल लेखक चिंता जता रहा है कि भारत को अभी तक काम करना पड़ेगा, तभी आप एक 2036 की मेज़बानी करने जा रहे हैं, उसका परिचय दे पाएंगे। तो उसी के संदर्भ में पढ़ेंगे। अपना पेपर है जो थर्ड पेपर में आता है, स्पोर्ट और योगा ओलंपिक। थर्ड पेपर के अंदर थर्ड यूनिट, जो छोटी छोटी यूनिट है 20-20 मार्क्स की, उसके अंदर आता है। तो ओलंपिक को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार ने क्या योगदान दिया है। एक हरियाणा का एक केस स्टडी पढ़ेंगे, हरियाणा के लोग इतने पार्टिसिपेट क्यों करते हैं, उसी से पूरे राज्यों में क्या सीख लेनी चाहिए। और बहुत ही शानदार और बेसिक के साथ कंसेप्ट पढ़ेंगे, जुड़े रहिए लास्ट तक। दूसरा आर्टिकल है अपने विकसित भारत। देखो, अपने टॉपिक में डायरेक्ट नहीं है, जैसे $350 बिलियन इकोनॉमी बनाना चला राजस्थान, उसी के रिलेटेड में ये भी बात कह रहा है कि विकसित भारत अगर 2047 बनना है, तो भारत में युवा शक्ति है। जो युवा का मतलब है कि पॉपुलेशन डिविडेंड डेमोग्राफी की बात की जाए, जहाँ पे 65% यूथ है जो 15 से 29 साल की एज है, उनका लाभ भारत को उठाना चाहिए। कोई भी देश बनता है तो अपन किया जापान के केस स्टडी के साथ, और साउथ के राज्य और नॉर्थ जो छत्तीसगढ़ है, पूर्वोत्तर वाले राज्य है जो उत्तर पूर्व में, और छत्तीसगढ़ प्रायद्वीप वाले भाग में, वहाँ पे संसाधन बावजूद अच्छा है, खनिज संसाधन अच्छा है, उसी के बावजूद भी वो विकसित नहीं हो पा रहे। लेकिन साउथ में देखा जाए तो इतने संसाधन नहीं है, खनिज इतने नहीं है, फिर भी वो इतने आगे, क्योंकि मानव संसाधन कार्यशील पूंजी को अच्छा सा यूटिलाइज किया है। उसी के रिलेटेड अपन पढ़ेंगे। तो उसका सिलेबस है भारत के, उसी के अंदर विकसित भारत बनने जा रहा है, तो युवाओं को सीख लेनी चाहिए। राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में बात की हुई इसी पेपर में, तो अपन उसी को पढ़ेंगे। फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसे आ जाए, मान लो पूछ ले विकसित भारत 2047 के संदर्भ में, उसी के रिलेटेड आप कैसे लिंक करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, और तो आप लास्ट तक जुड़े रहिए। और बेसिक के साथ अपन तीनों हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक, अरसे और स्पोर्ट योगा के संदर्भ में अच्छे से पढ़ेंगे। अब चलते आगे अपने आर्टिकल के संदर्भ में। देखो, ओलंपिक महाशक्ति बनने जा रहा है, तो महाशक्ति होता क्या है। महाशक्ति ये नहीं सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, महाशक्ति का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में भाग लो, हैं, इस कि खिलाड़ियों को, स्पोर्ट को बढ़ावा दो, है ना। और क्या, राज्य सरकार ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे, तभी महाशक्ति एक बनने की ऊर्जा होगी। महाशक्ति का मतलब एक एक पहलू नहीं होता सिर्फ ओलंपिक खेलना, नहीं। राज्य सरकार, स्थानीय लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा में भाग ले और ओलंपिक गोल्ड मेडल राज्य जैसे पहलों की जाए, तभी महाशक्ति बनने की बात की है। और खेल स्पर्धा में लेना होगा भाग, तभी ये काम आसान होगा। भारत की मेज़बानी और महत्वाकांक्षा की बात की जाए तो 2037 में भारत इसका मेज़बानी करेगा, और 2020 में टोक्यो में हुआ था, 2024 में पेरिस में हुआ था, याद है ना पेरिस, जहाँ पे विनेश फोगाट के साथ 50 ग्राम आगे बढ़ गए तो वो गोल्ड मेडल लिस्ट से बाहर हो गई थी फाइनल में, आपको ये पता होगा कानून। दूसरा, 2020 में टोक्यो में खेला गया था, है ना। 2028 में कहाँ खेला जा रहा है आपको पता है, लॉस एंजलिस में, है। उसी केस स्टडी भारत को सीखना चाहिए कि वो इतनी सफलता से कैसे काम करे। 2037 में कहाँ पे किया जाना है, और भारत में, तो आपको ये फैक्ट याद रखना। अब ये बात की जाए कि भाई 2037 में भारत ओलंपिक खेलने जा रहा है, उसकी मेज़बानी करेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की है। इसका निर्णय वैश्विक पहचान और खेल क्षेत्र में बढ़ती आकांक्षा को दर्शाता है, और भारत एक ओलंपिक महाशक्ति बनने के लिए हर खेल की स्पर्धा। तो अपन इसकी बेसिक बात करते हैं। बेसिक क्या है कि ये खेल करवाता कौन है ना। देखो, इसकी शुरुआत हुई थी ना, एथेंस शुरुआत हुई थी, और 776 ईस्वी पूर्वी से, ये याद रखना, जो प्राचीन ओलंपिक में ग्रीस में देखा गया। आधुनिक ओलंपिक की बात की जाए तो एथेंस में खेला गया 1896 में। भाई प्राचीन ग्रीस में हुआ, और आधुनिक अगर ओलंपिक की बात की तो वो एथेंस और ग्रीस में 1896 में हुआ था। इसका हर 4 साल में होता है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन में होता है। हर 4 साल में एक बार होता है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक नाम से जाना जाए, जो आपको आपको बेसिक आपका कवर होगा। आयोजन संस्था की IOC की बात की जा रही है। IOC का मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात की जा रही है यहाँ पे। उसके द्वारा ये हर साल में ओलंपिक खेल करवाया जाता है, जिसमें खिलाड़ी हर राज्य, हर विश्व के खिलाड़ी पार्टिसिपेट भाग लेते हैं।
वो कितनी संख्या है क्या है, वो हर बार अलग अलग होता है। इसकी प्रतीक की बात क्या है, इस लोगो, खेल का जो लोगो है वो क्या है, ये 5 महाद्वीपियों का एक समूह का एक फोटो है जिसमें 5 रंगीन रिंग्स होती है। ऐसे रिंग आपको देखी होगी, अलग अलग कलर में होती है, आपने देखी होगी ध्यान से। जब भी कोई आप बात देख रहे हो ना तो उसको फोकस किया जाए, इसका लोगो क्या है, 5 महाद्वीप का प्रतीक है। मूल उद्देश्य विश्व के देशों खेलों के माध्यम से एक मंच पे लाना, साझा लाना और एकता का परिचय देना। जैसे विश्व के सभी देश एक देश एक जगह खेल देते तो अपन पढ़ते आ रहे हैं ना, खेल खेल एक भाईचारा बढ़ाता है, समानता बढ़ाता है, लैंगिक असमानता को कम करता है, बढ़ता है। तो ये क्यों पढ़ते हैं, इसी वजह से पढ़ते हैं। अब ये बेसिक बात करते हैं, भारत 2024 के ओलंपिक में कम क्यों जीते, जितनी वो खर्च करते हैं उसके बावजूद कम होता है, कितनी सच्चाई है। अब आगे चलते हैं। 2037 में तैयारी अभी शुरू करनी चाहिए भारत को। 2036 के ओलंपिक मेजबानी अभी भी खेलों की भागीदारी तैयारी शुरू करनी होगी भारत को, अगर उस समय खेलना है तो तभी भारत एक अच्छे से पदक जीत पाएगा। 2028 की लॉस एंजलिस ओलंपिक प्री 2037 का मिशन रहेगा। मतलब भारत को यहाँ से एक ऐसी तैयारी करना कि 2028 में अगर ओलंपिक हो रहा है, कहाँ पे, लॉस एंजल्स में, वहाँ पे भारत को ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीत के ये बात साबित करनी पड़ेगी भारत मेजबानी कर रहा है 2037 में। तो ये दिखाता है, क्या दिखाता है कि भारत 2037 मिशन की जो मेजबानी करेगा ना, उसका प्री गेम होगा। कब होगा, ये होता है ना कि एक मेंस से पहले एक प्री मेंस हो जाए, तो अपन टेस्ट दे के आते हैं सेंटरों से, तो वो क्या है, वो आपका ये दिखाता है कॉन्फिडेंस कि आप मेन जो गोल पे जा रहे हैं एग्ज़ाम के दिन आप कैसे प्रदर्शन करें। तो ये उसी के संदर्भ में प्री 2037 की भारत को जगाने की बात कर रहा है, वो 2028 का देखना पड़ेगा कि 2028 अभी लॉस एंजल्स, लेकिन तैयारी वहाँ से अभी से हो रही है। तो भारत को भी इनसे केस स्टडी बोल रही है लॉस एंजल्स, जो भारत वहाँ स्टडी दीर्घकालिक रणनीति बना रहा है, तो भारत को भी उसी तरह काम करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। वर्तमान की स्थिति की बात, सीमित खेलों, देखो भारत के साथ क्या दिक्कत है ना, पता है, भारत एक तो खेलों में कुछ ही राज्य ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं अभी तो। हालांकि चलो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ के कम और नॉर्थ के ज़्यादा, हरियाणा पंजाब दो के अलावा कोई ज़्यादा पार्टिसिपेट कम मिलाते हैं वो। और क्रिकेट में आप देख लो भरे पड़े हैं, हर जगह गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हुए मिले, लेकिन कोई शूटिंग के बारे में, कोई एथलेटिक्स के बारे में गली मोहल्ले में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जब गली मोहल्ले में खेलना बंद हो गए तो गोल्ड मेडल कहाँ से लाएगा। अपने घरों में देख ले, अपने कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे, आज मोबाइल आने की वजह से शारीरिक बेड पे लेटा रहेगा है, लेकिन वो पानी पीने उठ के नहीं जा पाएगा। क्यों, कि वो उसकी शारीरिक क्षमता है ना उसके अनुसार ढल रही, टेक्नोलॉजी के अनुसार। तो जब खेल खेलना बंद हो गए, गली मोहल्लों में कबड्डी खेलना बंद हो गए, आप बताओ आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये यहाँ से स्कूल लेवल से बता रहा है कि आपको ये सीरीज शुरू करनी पड़ेगी। अगर 2037 में भारत मेजबानी करने जा रहा है, भारत को अपेक्षा से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने हैं, तो भारत को अभी प्री जो लॉस एंजलिस वाला है उनका एक केस स्टडी बननी, 24 और 20 की जो कमियाँ हैं उसको सुधारना होगा। तो वर्तमान में भारत क्या सीमित खेलों में भाग लेता है, क्यों खिलाड़ी मिलते भी नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, आज गली मोहल्ले में खेलना ही बंद हो गए, मोबाइल लेके बैठे जाते हैं, खेलने की बात नहीं करेंगे। भारत की भागीदारी सीमित खेलों में, जैसे कुश्ती, बैडमिंटन, कौन भारत अभी तक सीमित खेलों में खेलता है। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझता हूँ कि मनु भाकर है ना, मनु भाकर एक तो जिसमें महिलाओं की 10 मीटर राइफल में पिस्टल स्पर्धा जीती थी, 10 मीटर राइफल इस पिस्टल में 2024 की बात है, पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था मनु भाकर। और सरबजीत ने 10 मीटर राइफल स्पर्धा, और नीरज चोपड़ा ने रजत जीता था, नीरज चोपड़ा ने रजत जीता था। वो हैं, वो भी पुरुषों की भाला फेंक में। तो आपको पता है हॉकी, शूटिंग, हॉकी में भारत ने कांस्य पदक जीता था, महिला भारतीय हॉकी टीम ने, पुरुष हॉकी टीम ने, ठीक है ना। अमन शेरावत ने कांस्य पदक कुश्ती पुरुषों की 57 केजी फ्री स्टाइल स्पर्धा जीता था। अमन शेरावत पता है ना आपको, 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में कुश्ती में जीता था। तो देखो कुश्ती का एग्जाम्पल अमन शेरावत का 57 किलोग्राम की फ्री स्टाइल पुरुषों की पदक जीता था। अब पुरुषों के भीतर राइफल की पोजीशन में शोपिन कुशले ने राइफल के क्षेत्र में कांस्य पदक जीता। तो आप देखो लिमिटेड गेम्स है, इसके अलावा आपको कोई नहीं मिल रहा। लेकिन बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, हैंडबॉल, वाटर पोलो, आइस हॉकी, आधुनिक पंच सुविधा और रॉबी सर्विस जैसे में खेल के भारत में भागीदारी नहीं ले रहे।
तो आपको कहने का मतलब यही है कि भारत को इन खेलों की संख्या अब बढ़ानी पड़ेगी। भारत सिर्फ 16 खेल तक ही 2024 में बता रहा है कि 16 खेल तक पार्टिसिपेट लिया था, लेकिन उससे ज़्यादा लेना पड़े। खिलाड़ियों की संख्या कम, भारत को खिलाड़ी 400-500 बार भेजना पड़ेगा, संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो गोल्ड मेडल। अब संख्या ही कम जा रही है, खेल ही कम खेल रहे हैं, कहाँ से पदक जीत पाएंगे बताओ। तो ये कह रहा है कि भारत को अभी वर्तमान में बैडमिंटन, मुक्केबाजी, हॉकी, शूटिंग, एथलेटिक, कुश्ती 2 नंबर का अगर पर्सन बने कि भारत सीमित खेलों में भागीदारी नाम शामिल होता है, बताओ। तो आपको ये लिखना, बेसबॉल, शॉर्टबॉल, जो बेसबॉल है ना, कौन सा बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, हैंडबॉल, वाटर पोलो और आइस हॉकी जैसे खेलों में अभी तक भारत भाग नहीं ले रहा है। तो आपको बताना है इनमें भी भारत भाग लेना चाहिए। लेकिन ओलंपिक 208 खेल स्पर्धा होती है कुल, जिनमें से भारत उपस्थित न के बराबर है। भाई 208 अगर खेल होते हैं, मान लो इस लेखक के अनुसार चिंता की जाए, तो भाई ये तो चिंता का विषय है। भारत तो बहुत लिमिटेड खेलों में भाग लिया है। आगे चलते हैं, तो भारत को ये सुधार करना पड़ेगा। अगर ये भारत को 2037 में मेज़बानी अच्छी करने जा रहा है और गोल्ड मेडल जीतना है बहुत ज़्यादा, तो भारत को व्यापार सुधार, बहुत बड़ा लार्जेस्ट लेवल पे, स्केल लेवल पे सुधार करना पड़ेगा। जैसे शिक्षा, प्रारंभिक स्तर में स्कूलों को, कॉलेजों में खेल को अनिवार्य किया जाता है, बात सही है। प्रारंभिक छात्र किसी न किसी खेल को जोड़ना चाहिए। हर गली के, मोहल्ले का, नुक्कड़ का, विद्यार्थी को, स्कूल का, कॉलेज का छात्रों को आपको किसी न किसी एक खेल को जोड़ना पड़ेगा। रूल एंड रेगुलेशन, शाम को आना है 5 बजे, जैसे सुबह 7 बजे स्कूल में जाते हैं, उसी तरह एक ऐसा कंडीशनर कंपलसरी करना पड़ेगा कि आप स्कूल में एडमिशन लिया तो आपको इस खेल में खेलना पड़ेगा, नहीं तो आपका एडमिशन निरस्त किया जाएगा। इस तरह ये अभियान चलाना पड़ेगा। विश्व में बहुत सारे देशों में हो रहा है, तो आपको इस चीज़ का भी एक पहल करनी पड़ेगी, पाठ्यक्रमों में ऐसा अवेयरनेस बढ़ा। हालांकि कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कोशिश न करने के बराबर है। खेल अवसंरचना बात कीजिए, हर जिले में क्या होते हैं, हर जिले में, प्रत्येक जिले में क्या होते हैं, प्रत्येक जिले में आपको ये काम करके दिखाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल की अकादमियों, पंचायत स्तर पर भाई कबड्डी अकादमी, खेल स्पोर्ट अकादमी, क्रिकेट अकादमी जैसी खोलनी पड़ेगी प्रत्येक जिले में, तभी तो लोग नज़दीक जाएंगे। गांव ढाणी में लोगों में बहुत टैलेंट है, लेकिन उनके पास फैसिलिटी नहीं होने से, ग्राउंड नहीं होने से, उनमें टेक्नोलॉजी नहीं होने के, संसाधन और रिसोर्सेज का अभाव होने की वजह से वो अपने पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, है ना। दूसरी, प्रशासनिक जो सुधार है, खेलों में खेलों के संघों पारदर्शिता, दक्षता, जो करप्शन की बात कर रहा है, जो खेल की सामग्री होती है उसको कोई तो खा के बेच के खा जाता है, तो ये प्रशासनिक सुधार भी ध्यान देना चाहिए, है ना। खेल की जो सामग्री होती है उनको सही ढंग से यूटिलाइज करना, कोच का चयन अच्छे से हो, है ना। फिजिकल टीचर जो स्कूल लेवल में हो वो इसको अच्छे से सेलेक्ट किया जाए, अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। अब चौथा पॉइंट बताया, सामाजिक सोच में बदलाव किया जाए, जो कैरियर और राष्ट्र निर्माण के बाधक रूप में देखा गया। ये सबसे बड़ी बात है। जैसे हरियाणा का लैंगिक अनुपात अब बढ़ रहा है, क्यों कि पहले महिलाओं को इतना नहीं मानते थे हरियाणा के लोग, वो अपने घर चूल्हे तक सीमित रखते थे। तो लैंगिक समानता अभी बढ़ावा दे रहे। तो आज देखो हरियाणा में सबसे ज़्यादा गर्ल्स पूरे भारत की अगर कंपेयर की जाए, हरियाणा में सबसे ज़्यादा गर्ल्स खेल स्पोर्ट में आगे ले रहे, पंजाब में सबसे आगे, नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं। क्यों? वहाँ पर अब सामाजिक सोच बदलाव आया लोगों में कि गर्ल्स भी पार्टिसिपेट बहुत अच्छे से कर सकती है ना। अब अवनी लेखरा का एग्जाम्पल ले लो, है ना, कुश्ती उसमें कृष्ण पुनिया राजस्थान वाले का एग्जाम्पल ले लो आप, है ना। तो सामाजिक सोच का बदलाव है, ये क्या है, सोच का बदलाव है। अब आगे चलते हैं कि ये आपको इस 4 पॉइंट आपको एग्जाम में इस तरह लिखना कि शिक्षा प्रारंभिक स्तर के है, तो आपको एग्जाम्पल के साथ दर्शाना। खेल अवसंरचना को हर जिले में अकादमी हो, है, बास्केटबॉल अकादमी, कबड्डी बॉल अकादमी है। प्रशासनिक सुधार और सामाजिक सुधार में बदलाव की जरूरत है। अन्य सुधार की बात की जाए तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना चाहिए, खिलाड़ियों को सम्मान, रोजगार, सुरक्षा, स्कॉलरशिप, प्रमोशन जैसी नीति को बढ़ावा देना। खेल को ये नहीं लगे कि मैं अगर खेल में पीछे रहेगा कि मैं नौकरी से क्या कमाऊंगा, क्या खाऊंगा, तो ये डर है, इसको आपको दूर करना पड़ेगा। महिला खिलाड़ियों को विशेष सुरक्षा, नहीं तो वो ब्रिजभूषण जैसा जो खिलाड़ी में देखो 10-12 दिन आंदोलन किया था पूरे भारत में, है ना। ब्रिजभूषण के खिलाड़ी आरोप लगाया था कि ये आगे बढ़ने नहीं देता है, ये शोषण करता है, महिलाओं को सुरक्षित महसूस करती है। तो ऐसा एक बड़ा गेम नहीं होना चाहिए, एक महिला सुरक्षित होनी चाहिए। कोई भी गर्ल्स खेलने जा रही है बाहर राज्य में या कहीं, तो उसको एक अपना बेटर फील कर सके, वो बेटर स्पोर्ट नहीं, मेंटली टॉर्चर नहीं होना चाहिए, वो अपना गोल पे फोकस रहे, उनको हमेशा चिंता नहीं रहनी चाहिए, है ना। तो इस तरह के आपको एक फैसिलिटी उपलब्ध करवाना पड़ेगा।
CSR आपको पता है, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उनका 2% खेल, स्पोर्ट, पर्यावरण, एनवायरनमेंट में खर्च करती है, लेकिन बोल रहा है निजी क्षेत्रों में भी खर्च करने के लिए उनको खिलाड़ियों को स्पोर्ट में भी टेक्नोलॉजी को ग्राउंड बढ़ाने या कोई अकादमी डेवलप करने के लिए आपको देना पड़ेगा, मौका दो उनको भी, है ना। खेल नीति संशोधन दीर्घकालीन, भारतीय खेल 2-3 साल की नहीं होनी चाहिए। अभी 2020 की बात की जाए तो 2037 को ध्यान में रखकर 20 वर्षीय खेल विकास के मिशन बने। अभी बहुत लॉन्ग टर्म खेलना पड़ेगा। भारत क्या है कि ओलंपिक जीते 3-4-5 दिन तो जश्न वसन बनाएगा और बढ़ चढ़ के भाग लेगा, उसके बाद वापस गायब, ध्यान नहीं देता है। फिर खेल आता है तभी आगे बढ़ता है। और क्रिकेट को आप देख लो, हर समय हर एक महीने कोई ना कोई वनडे ओडीआई या T20 ओडीआई या टेस्ट T20 ओडीआई होता रहता है। तो क्या है, वर्ल्ड कप लाता है तो अपन को दिखता है कि भाई ये अभ्यास लंबे टाइम से कर रहे हैं। अपन को ये खेल दिखते भी नहीं है, टीवी पे ना दिखाते हैं ना। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, लोगों को भी सोच इसी आधार पे सामाजिक सोच है ना, जैसे आपको दिखाया जाता है वैसे परिवार सामाजिक बदलाव होते हैं। खेलों केवल केवल ओलंपिक पदक तक सीमित नहीं रखना चाहिए, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के साथ जोड़ना चाहिए, ये आपको याद रखना। हरियाणा की केस स्टडी बात की, हरियाणा का अभी से 2037 में लेकिन 36 मेडल जीतने का लक्ष्य रखा है। उसके पीछे यह है कि मिशन ओलंपिक 2037 को विजय भव योजना शुरू की गई है। क्या, ये याद रखना, विजय भव योजना हरियाणा की है और 36 गोल्ड मेडल जीतना 2037 तक। अब इसमें उम्र है वो 10 से 12 वर्ष के बच्चों को ट्रेनिंग देने की योजना की है। ओलंपिक खिलाड़ी बन चुके हैं, उन 20 करोड़ रुपये का विशेष बजट रखा। तो हर साल की जरूरत अनुसार बढ़ोतरी, तो तभी तो आज हरियाणा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लेके आता है, कोई भी खिलाड़ी को आप देख लो। क्यों? क्यों इसी तरह रणनीति बनाता है। तो आपको अन्य राज्यों को भी हरियाणा से केस स्टडी को सीखना चाहिए। मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट सोनीपत में प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू हुई है, कहीं भी नहीं है लेकिन यहाँ भारत की सबसे पहली है। खिलाड़ियों को ओलंपिक तैयारी करने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए सोनीपत में जो मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट अकेडमी खोली है सोनीपत में, राज्य भर की खेल नर्सरी ट्रेनिंग लेने वाले बच्चों को चयन कर स्पोर्ट की यूनिवर्सिटी का विशेष परीक्षण किया जाएगा। तो आपको ये अन्य राज्यों को सीखने के लिए आपको ये एग्जाम्पल कोई भी मान लो ऐसे आ रहा है, कहीं पे आपको पर्सन लिखना हो तो आपको विजय भव एग्जाम्पल दे के सोनीपत मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स का अवार्ड दे के आप इस एग्जाम्पल के साथ बेहतर एग्जाम्पल दे के आप अपना आंसर वैल्यू एडिशन प्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, वो आपका ध्यान जाएगा इस भाई को, इस लड़की को बहुत नॉलेज है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना होगा और ये डेली बेसिस पे पढ़ने से ही फायदा होता है। आगे चलते हैं, भारत सरकार ने क्या ओलंपिक जीतने लिए क्या परियोजना की है। अभी तक भारत सरकार ने पता 1900 से लेकर अभी तक भारत ने 1900 से लेकर भारत पहली बार कब ओलंपिक में शामिल हुआ था, आपको ये पता है? कब पहली बार भारत ओलंपिक में शामिल हुआ था? वो हुआ था 1900 में पहली बार भारत की हुई। नॉर्मन प्रिट सार्ड के दो रजत जीते थे 1900 में। अब 1900 के अंदर से 2024 तक अभी तक भारत ने शायद बता रहे 41 पदक जीते हैं, शायद 41 पदक जीते। कोई आर्टिकल देखा था उसमें 41 है। तो मान लो 41 पदक जीते, तो ये किसकी वजह, क्या कमी, इतनी सालों के बाद में 41 ही पदक क्यों जीते? ये सोचने वाला विषय है ना। अब 1928 में स्वर्ण पदक पहली बार जीता था, तब हॉकी ने भारत के पहला गोल्ड मेडल था। कितना? पहला, है ना। 1928 में पहला गोल्ड मेडल था। भाई पदक कम क्यों जीते? यही तो कह रहे हैं भारत। भाई चिंता क्या है? भारत की बड़ी उम्मीदें, कम खेल खेलते हैं। 2008 में अभिनव बिंद्रा शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता, क्यों भाई? कारण अपन बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले ये पढ़ते हैं कि भाई भारत सरकार ने योजना बहुत चलाई, फिर भी पदक कम जीते। खेलो इंडिया योजना 2018 में शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना, लाइन टू लाइन रटना है। मैं अभी साथ साथ में मेरे साथ साथ में आप रटाओ, कोई भी क्वेश्चन आया तो आप बेहतर करेंगे। अगर भारत सरकार की योजना की बात की जाए तो 2018 में शुरू हुई। कब हुई? 2000। उद्देश्य क्या है भाई? कोई भी खेल का उद्देश्य क्या होता है? प्रतिभा को खोजना, टैलेंट यानी निहारना, खोजना, विकसित करना। ग्रास रूट से, ग्रास रूट का मतलब होता है ज़मीनी लेवल से, गांव टाणी से, कॉलोनी मोहल्ले से प्रतिभा टैलेंट को खोजना। खेलो इंडिया खेलो भारत का मूल मंत्र है हर बच्चे को कम से कम एक खेल को जोड़ना। मैंने अभी बोला कि कुछ स्कूलों से ऐसा अभियान चलाना पड़ेगा, प्रत्येक बच्चों को खेल से जोड़ना पड़ेगा। तो आपको ये दो उद्देश्य याद रखना किसके हैं, खेल इंडिया के बारे में। अब आगे चलते हैं। दूसरा आता है फिट इंडिया मूवमेंट। क्या आता है? फिट इंडिया मूवमेंट शुरुआत 2019 में की। राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन में क्या, भारत फिट राष्ट्र बनाना,
शारीरिक फिटनेस राष्ट्रीय जी, भाई शारीरिक फिटनेस अच्छा होगा तभी तो खेल में स्पोर्ट रहेगा। भाई शारीरिक कमजोर होगा, खेल कैसे दौड़ेगा? तो आपको ये फिट इंडिया मूवमेंट को याद रखना। तीसरा आता है राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की जाए तो ये उद्देश्य क्या है कि विशेष खेलों में विश्व स्तरीय परीक्षण सुविधा प्रदान करने, और साई जो संस्था है जो पूरे देश में अलग अलग राज्यों खेलों को समर्पित केंद्र करती है। तो आपको ये जोड़ के रखना क्या है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की, विशेष खेलों में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, शाही द्वारा संचालित खेलों को अलग अलग जो संस्था है उनको समर्पित केंद्र करना। चौथा है फिट इंडिया मूवमेंट, वही वापस आ गया। अब राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक खेल है उससे राजस्थान सरकार का है, तो अपन राजस्थान सरकार ये रहा। अब भारत सरकार की आपने मूवमेंट बढ़ा था, राजस्थान सरकार खेलों को बढ़ावा देने क्या कार्यक्रम है? तो राजस्थान सरकार के राजस्थान राज्य खेल नीति 2022 में लक्ष्य क्या है, ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम के राजस्थान खिलाड़ियों की भागीदारी को पदक संख्या में वृद्धि करना, खेल प्रतिभा को प्रोत्साहन योजना देना, क्योंकि आर्थिक सहायता देंगे, रोजगार देंगे तभी तो खिलाड़ी अच्छे से खेल पाएंगे, अपनी ग्राउंड तक पहुंच पाएंगे, कनेक्टिविटी अच्छी होगी तभी तो। विशेष प्रावधान की बात की जाए तो ग्रामीण अल्पसंख्यक क्षेत्रों की प्रतिभा को प्राथमिकता देना पड़ेगा। अब वापस उसी पे आते हैं कि राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक 2022 में राज्य सरकार द्वारा शुरू की थी। उसका मकसद था गांव स्तर के खेल प्रतिभा को पहचानना और प्रशिक्षित करना। राजस्थान ग्रामीण खेल प्रोत्साहन योजना, ये मैंने आपको बताया कि फोकस करना ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पर खेलों के मैदान को विकास करना। वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। खेलो राजस्थान खेलो इंडिया के साथ समय जो खेलो इंडिया है प्रोग्राम चल रहा है उसी के साथ खेलो इंडिया योजना में राजस्थान भी भागीदारी निभाना, जैसे खेलो सेंटर स्थापित करना, जयपुर, अजमेर, कोटा में अभी खेलो इंडिया सेंटर को स्थापित करना और खेलों को टैलेंट को खोजना। तो ये राजस्थान सरकार द्वारा खेल नीति है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक है, राजस्थान ग्रामीण खेल प्रोत्साहन है ना, ये आपको इस तरह याद रखना। अब आगे चलते हैं कि भाई ओलंपिक खेल में जो शामिल होने वाले राजस्थान खिलाड़ी थे वो है अवनी लेकरा, वो 2020 में शामिल हुई थी। कब हुई थी? 2020 में। निशानाबाजी पैरा ओलंपिक अवनी लेकरा टोक्यो ओलंपिक में हुई थी, स्वर्ण पदक जीता था। इस उपलब्धि को पैरा ओलंपिक खेलों भारत की पहली महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली थी 2020 में टोक्यो ओलंपिक अवनी लेकरा। 10 मीटर की राइफल में एच1 स्वर्ण जो स्पर्धा है स्वर्ण पदक हासिल की। तो आपको ये याद रखना राजस्थान खिलाड़ी अवनी लेकरा ये। अब आगे चलते हैं, ये रहा दूसरा खिलाड़ी था ऋषिकेश झा, जो अन्य खिलाड़ी में टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया 2020 में प्रतिनिधिमंडल के रूप में सीमित था और सीधे बहुत कम खिलाड़ियों को भाग लिया। मुख्यालय अवनी लेकरा के प्रमुख शहरा रही होगी। दीप ग्रेस एस का, ये राजस्थान का तो है लेकिन झारखंड से खेलती है। हॉकी महिला, भले ही वर्तमान में झारखंड में खेलती है लेकिन उसकी पारिवारिक जड़ें राजस्थान से जुड़ी हुई। तो राजस्थान के खिलाड़ियों के नाम थे कृष्णा पुनिया, अवनी लेकरा और ऋषिकेश जय थे। और बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा और खेलों में क्या योगदान थे। ओलंपिक पदक, एशिया पदक जीतने 3 करोड़ का नकद पुरस्कार देता है। राजीव गांधी खेल पुरस्कार को बढ़ावा देने के लिए ई स्पोर्ट जैसे सम्मान प्रोत्साहन योजना भी है। आर्थिक समीक्षा 2024 और 25 के अनुसार राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में भागीदारी 68 लाख खिलाड़ी, कितने 68 लाख खिलाड़ी, जो अपने देखा था ना गांव, घनानी, तहसील, ब्लॉक स्तर पे, उसी के अंदर 68 लाख खिलाड़ियों को भागीदारी बनाया था। खेल बजट की वृद्धि की है 450 करोड़ से बढ़ाकर अभी 600 करोड़ है, शायद कितना एक देखना 600 करोड़ है। भाई बजट बढ़ाया राजस्थान ने, पहली भूमिका आर्थिक समीक्षा करना, खिलाड़ियों को भागीदारी बढ़ाई, ये आपको डाटा लिखना। खेल अकादमी की संख्या 18 जिला स्तरीय, 5 स्तरीय स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट में भाग लेने वाले युवा 5 लाख बने। तो आपको पूरा मोटा मोटा आर्थिक समीक्षा कर देते हुए मैंने पूरा समझाया है। अब आगे चलते हैं कि अपना जो अपन थोड़ा पढ़ते कमियां क्या है, फिर गोल्ड मेडलिस्ट कम क्यों जीतता है। देखो, एक तो पहला पॉइंट आपको याद रखना, कमी का कारण बता रहा हूँ मैं। एक तो ज़मीनी स्तर पर विकास आज तक भी नहीं देखने को मिला, कोई एकेडमियों का अभाव है ना, इसी वजह से ये अपना प्रदर्शन पूरा नहीं कर पाए। दूसरा है बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है, बुनियादी। तीसरा पॉइंट है एथलीटों को सशक्त करना, महाविद्यालय खेल मंत्र के द्वारा ये बात की जा रही है। तो आपको ये मोटी मोटी बातें आपको याद रखना। अब अपन विकसित भारत की बात करें कि विकसित भारत की राह और युवा शक्ति, यदि युवाओं की ऊर्जा सही दिशा दी जाए तो 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। अपने टॉपिक में सीधा नहीं है लेकिन आंसर वैल्यू एडिशन में ये लाइन काम आएगी। जैसे भारत को योजना आई है
तो उसमें आप क्या लिखोगे लास्ट में कि 2047 का भारत का जो लक्ष्य विकसित बनने का है उसमें अहम योगदान है। मान लो कोई प्रधानमंत्री राष्ट्र के संबंधी कोई योजना है तो आप में एक लाइन जोड़नी पड़ेगी इस तरह की, है ना। अपन कोई महिला सशक्तिकरण की बात योजना है तो अपन नहीं कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में योजना काम आएगी उद्देश्य। तो उसी तरह 2047 से अगर भारत विकसित राष्ट्र बनना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। कैसे? अब अपन समझते हैं केस स्टडी से। केस ये युवा भारत की आर्थिक इंजन और सामाजिक परिवर्तन प्रेरक बनते हैं। कितनी अच्छी शानदार लाइन, अगर ऐसे आ गया तो इस ऐसे में आपको ये लाइन लिखनी है। क्या 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बन सकता है? युवा की भारत की आर्थिक इंजन और सामाजिक परिवर्तन प्रेरक देखने को मिलता है। अब आपको युवा शक्ति की ये है ना पॉपुलेशन डेमोग्राफी डिविडेंड, वो है 65% युवा आज भी है जो 15 से 29 वर्ष के बीच में है। तो इनका सबसे ज़्यादा कार्य करना है, उपयोग में लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्तमान की बात की, वही मैंने आपको बताया 29 वर्ष के विश्व में सबसे युवा आबादी वाला देश भारत बन गया। युवा उद्यमता, नवाचार, डिजिटल कौशल से लैस करना जरूरी है, तभी ये भारत विकसित बनता हुआ नजर आएगा। युवाओं की चुनौतियों की बात की जाए तो शिक्षा और कौशल में डिग्रीदारी बहुत है पर स्किल की कमी है। मैंने कहा ना कि भारत है ना, खेल की बात की जाए, यहाँ की बात की जाए, सिर्फ डिग्रियाँ लेता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाता, अभ्यास नहीं कर पाता। स्किल के मामला जैसे आज AI का जनरेशन आया, AI को पता ही नहीं है, ना सेंटर है ना अवेयरनेस है। विकसित में सेमिनार होते हैं इसके, AI कोर्स होता है, यहाँ कंप्यूटर नहीं सिखाया जाता है। तो रोजगार अवसरों का अभाव है, बेरोजगारी बढ़ती है। डिजिटल डिवाइड की बात की, ग्रामीण शहरों में युवाओं तकनीकी असमानता है, उसको भी ध्यान रखना होगा, तभी आप एक विकसित राष्ट्र। आज 2G नहीं पहुंच पा रहा गाँव में, बात कर रहे हैं 2047 तक। 2047 तक कुछ बुजुर्ग की संख्या कितनी पता है आपको? 34.6% करोड़ बढ़ जाएंगे। फिर ये अगर ज़्यादा बढ़ गए तो इनका संसाधन खर्च करना पड़े, युवा कम हो जाएंगे। आज अपने भारत में शादी की एज है वो कितनी गैप हो रहा है, 30 साल से ऊपर जाके शादियाँ हो रही है, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है युवा। तो ये क्या है? ये एक चुनौती है बड़ी, आपको ये पता होना चाहिए। जब आपकी 60 की एज में जाएगा तो बच्चा आपको तो 18 साल का भी नहीं होगा। तो ये जो सरसा लेखक इसी पे चिंता जताया जा रहा है। अब आगे चलते हैं, समाधान और सुझाव की बात की जाए। अगर विकसित भारत राष्ट्र को बनना है तो भारत को न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सही तरीके से लागू करना पड़ेगा। उसमें काफ़ी अच्छे प्रावधान किए हैं, व्यवसाय कोर्स ले सकते टाइम पे पहले। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया जैसे योजनाओं को मजबूत करना पड़ेगा। अब ये लाइनें अब मैंने आपको यहाँ पढ़ाई, क्या आप सब जगह लिख नहीं सकते इसको? बहुत सारे टॉपिक में आप लिख सकते हैं, इकोनॉमिक्स में लिखे, साइंस टेक्नोलॉजी के मामले में लिख सकते हैं और भारत को राजस्थान के साथ में जोड़ के। तो इसीलिए ये आर्टिकल पढ़ाया जाता है ताकि आप एनालिसिस बने कि अभी एक चीज़ को बहुत सारे जगह लिख सकते हैं आप। युवाओं की नागरिक की बोध, संवेदनशीलता, सहिष्णुता जैसे गुणों को विकास करना पड़ेगा। मानसिक रूप से सेंसिटिव से टॉलरेंस, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, कोई भी लड़की अगर मान लो स्पोर्ट खेलने जा रही है तो उसको ये लगना नहीं चाहिए कि मैं सेफ फील नहीं कर रही हूँ। उसके साथ जो कोच है वो एक परिवार की तरह रहना चाहिए। शिक्षा और व्यवस्था की बात की जाए, सामाजिक उपयोगी शिक्षा का समावेशन किया जाए, है ना। शिक्षा एक ऐसी होनी चाहिए, सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं हो। शिक्षा का लेखक कह रहा है शिक्षा एक फॉर्मल तरीके होनी चाहिए, आपकी बात रखे तो सुनी जानी चाहिए। जैसे आज 8वीं क्लास का बच्चा 5वीं क्लास की मैथ्स का सॉल्व नहीं कर रहा, ये किस रिपोर्ट के अनुसार? असर जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार ये डाटा बताया जा रहा है। तो शिक्षा कैसी होगी? डिग्री होगी नहीं। स्कूल गया, आया, मोबाइल लिया, घर पे बैठा गया। आने वाले भारत की देखा जाए ना आंकड़े तो बहुत ख़राब, डराने वाले आ रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों से ध्यान रखना। अगर बात को विकसित बनना है तो शिक्षा व्यवस्था को एक डिग्री तक नहीं बनाना पड़ेगा, आपको स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया जैसे जोड़ के आपको एक नया उनके कंपनियों के मांग के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। वैश्विक नागरिकता की भाव की बात की जाए, लोकल टू वोकल की बात की जानी चाहिए, ग्लोबल टू लोकल, लोकल टू ग्लोबल दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। भारत का कुछ टैलेंट लोग हैं वहाँ क्यों नहीं है, वो अमेरिका में क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ फैसिलिटी मिलती है। यहाँ न तो भाई 2G मिल रहा है, गाँवों में आज भी लोग बहुत टैलेंट है लेकिन सुविधा नहीं होने की वजह से वो अपना सारा गरीबी से मुफ्त मामला निपट जिंदगी जीते हैं। युवाओं को नागरिक बोध, संवेदनशीलता, सहिष्णुता जैसे गुणों का विकास नहीं हो पाता। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवी उपयोगी शिक्षा के वैश्विक नागरिकता भाव में लोकल टू ग्लोबल दृष्टिकोण का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं कि ये अब मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि इसी लेखक ने चिंता जताई कि इसमें आपको सीख लेनी चाहिए। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद की बात की जाती थी। स्वामी
राजाराम मोहन राय की बात की जाए, ये 18वीं शताब्दी का दृष्टिकोण रखते हैं। स्वामी विवेकानंद करता है 19वीं शताब्दी का दृष्टिकोण की बात होती है। अब आधुनिक जनक बोलता है राजाराम मोहन राय को। राजाराम मोहन राय 1772-1833 भारत के महान समाज सुधारक विचारक हैं और आधुनिक भारत के जनक माने जाते हैं। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, जाति जैसी कुरीतियों को खिलाफ आवाज़ उठाई है। राजाराम मोहन राय सती प्रथा में, आपको पता होगा, सती प्रथा कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक शिक्षा में अंग्रेजी, विज्ञान, गणित जैसी शिक्षा को बढ़ावा दिया है। ब्रह्म समाज की स्थापना की है। उद्देश्य भारत में धार्मिक, सामाजिक को बढ़ावा, सुधार देखने को मिलेगा। अगर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है तो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा, विकास और तर्कशीलता को बढ़ावा दिया। उन्होंने प्रेस स्वतंत्रता की, महिलाओं के अधिकारों की संघर्ष की बात की ना। तो आपको ये लिखना पड़ेगा। महत्व क्या है कि राजाराम मोहन राय भारतीय समाज को अंधविश्वास, कुरीतियों से बाहर निकालकर आधुनिकता की ओर अग्रसर कर रहा है। इसीलिए उनको आधुनिक भारत का निर्माता, आधुनिक जनक के रूप में जाना जाता है। ये 1772 से लेकर, और कब 1772 से लेकर 1833 तक इनका पीरियड काल है। ये 18वीं शताब्दी के जनक हैं। और आपको इस तरह बात लिखनी, इनका अगर पत्रकारिता की बात की जाए, 2 नंबर पूछ ले तो बंगाल गजट याद रखना, ये बात रट लेना एक एक लाइन। बंगाल गजट, मीरात उल अखबार, मीरात उल अखबार जैसे पत्रों के माध्यम से सामाजिक चेतना की है और तर्क और वेदों के आधार पे इसने व्याख्यात किया है। तो आपको ये ब्रिटिश सरकार की सामाजिक सुधार की अपेक्षा रखी थी, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के समर्थक थे। तो ये कौन है? राजाराम मोहन राय बैनर। अब दूसरा है युवाओं को प्रेरित, अगर भारत विकसित राष्ट्र में, तो राजाराम मोहन राय के साथ साथ आपको स्वामी विवेकानंद की भी, जो सिख की बात हो रही है, उनकी बात की जानी चाहिए। तो यहाँ पे शायद स्वामी विवेकानंद का था, वो खुल नहीं पा रहा ओपन, तो आप ऐसे ही पढ़ते हैं। 1833 की बात की जाए, कब की बात? 1863 की बात की जाए तो 1902 की कार्यपाल है। और ये 19वीं शताब्दी के जनक माने गए। स्वामी विवेकानंद 19वीं सदी के हैं। आध्यात्मिक जागरण और राष्ट्र जागरण की बात करता है। ये आध्यात्मिक और राष्ट्रीय जागरण की निर्माण की बात कर। रामकृष्ण मिशन, जो मुख्य संस्था है स्वामी विवेकानंद की, वो है रामकृष्ण मिशन की बात हो रही है। भारतीय दर्शन और सेवा में आधारित विचार रखता है और युवा भारत की प्रेरणा स्रोत है। इसीलिए बोलता है कि पहली बार जब शिकागो गए थे, उसी के संदर्भ में ये बात कि भारत को सीखना चाहिए। अब आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में अपन पढ़ लिया है ना। अब योगदान क्या है? उन्होंने 1893 में शिकागो के अंदर एक सम्मेलन हुआ था, तो उस समय धर्म संसद का भाषण दिया था। माई ब्रदर एंड सिस्टर, अमेरिका में शुरुआत की, भारत का मान बढ़ाया था। किस नाम से? माई ब्रदर एंड सिस्टर, अमेरिका में। तो ये क्या है? ये एक डेमोग्राफी की व्यवसाय है कि युवा था और युवा वहाँ जाके इस तरह बात रखी थी उस समय। तो आपको स्पोर्ट के क्षेत्र में, आपको निवासार के क्षेत्रों में, आपको हर क्षेत्र में 2047 भारत को विकसित राष्ट्र बना था, आप पार्टिसिपेट लेना पड़ेगा। उन्होंने युवाओं को आत्मविश्वास, राष्ट्र प्रेम, सेवा जैसी भावनाओं की बात रखी है ना। ये बात ये रही। संदेश था, उठो जागो तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। तो ये बात आप कोर्ट में हमेशा लिखते हैं और आगे भी लिखते रहेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मानवीय सेवाओं को बढ़ावा दिया उन्होंने। क्या? कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जैसे को बढ़ावा देना रामकृष्ण मिशन के माध्यम से। तो उद्देश्य पूछ ले कि रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या है, तो क्या लिखोगे? शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा कार्यरत है। महत्व की बात की जाए, स्वामी विवेकानंद भारतीय युवाओं को जागरूक किया। उन्होंने अपने देश की संस्कृति को धर्म पर गर्व करना सिखाया और आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने। अब ये युवा जागृति, उठो जागो, भारतीय संस्कृति गौरवमान है ना। 1857 में रामकृष्ण मिशन की 1857 में मिशन की स्थापना की। आपको ये याद रखना। तो इसी तरह अपने देखो पूरा रिवीजन करते हैं कि आपको एक खेल ओलंपिक के बारे में बेसिक बताया, कितने गोल्ड मेडल आए, कारण क्या है, क्या कमी है, क्या सुधार करना चाहिए। ये सारी आर्टिकल के माध्यम से आपको समझाया। राजस्थान खिलाड़ी कितने भाग लिए और राज्य सरकार क्या कर रहा है। फिर मैंने विकसित भारत 2047 कैसे बढ़ेंगे, युवाओं को साथ के जोड़ के स्वामी विवेकानंद और राजाराम मोहन राय के पुनर्जागरण वाली जो विचार रखे दोनों, उसी के बारे में बात की गई थी। तो इसी के सलून पूरा टॉपिक कवर किया। आज पूरा दिन पढ़ने के साथ साथ इसको भी सुने, ताकि एग्ज़ाम आने वाला है कुछ टाइम बाद आप बेहतर फील करेंगे, आप पूरा रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने सामाजिक सुधार पढ़ा भी नहीं होगा तब भी आप ये पढ़ोगे, रिवीजन हो जाएगा। तो मैं इस तरह मैंने 65 से 70 के बीच में पिछले एक महीने में
जो करंट अफेयर में टॉपिक आए आरएस के सिलेबस के साथ मैंने जोड़ के पूरा आपको एक्सप्लेनेशन करके दिया हूँ। आप डेली बेसिस पे सुनिए। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन के साथ।